लास्ट पार्ट हमने कहाँ पर रुका हुआ था, आई थिंक वीज़ा पे। तो उसके आगे का जो पार्ट है वो है STCW। इसका जो मतलब है वो होता है स्पेशल ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन। अब ये STCW कहाँ से होता है? ये STCW आपका होगा बॉम्बे, ठीक है, या देहरादून में शेरपुर में होता है। कॉलेज का नाम है मरीन टाइम एकेडमी, ओशियन मरीन टाइम एकेडमी। वहाँ से ये कोर्स होता है। इस कोर्स को करने में लगेंगे कम से कम आपको 20 दिन। 20 दिन का जब आप ये कोर्स कर लोगे आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, 4 सर्टिफिकेट होंगे उसमें, फाइटिंग का, फायर फाइटिंग का, सेफ्टी ड्रिल का, और क्या बोलते हैं, ऐसे आपके पास 4 वो होंगे सर्टिफिकेट। उसमें आपको एक गवर्नमेंट की तरफ से एंडोस नंबर मिलेगा। वो एंडोस नंबर आप जब भी कहीं पे इमिग्रेशन ऑफिसर डालेंगे तो आपका पूरा जितने भी आपने यात्रा करी है, जहाज़ की कंट्री क्रॉस करी है, वो पूरा खुल के आ जाएगा। उसके बाद जब आपने वो पूरा खुल के आ जाएगा, एक और चीज़ जो आपको देंगे वो लोग, यहीं से बनेगी वो उसको बोलते हैं CDC। इसका मतलब क्या होता है CDC का? ये पहले कुक लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं थी, ये केवल किसके लिए थी? जो डेक और इंजन में काम करते थे उनको CDC चाहिए होती थी। उसके बाद जो मरीन लॉ हैं उन्होंने इसको कुक लोगों के लिए भी इम्प्लीमेंट करवा दिया है। तो ये भी आपको लेनी पड़ेगी। ये सेम होती है पासपोर्ट की तरह, एक डायरी होगी, उसमें भी आपके जितने भी आपने ट्रैवल किया पूरा डाटा रहता है। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि सेफेयर से भी टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया। तो इसके थ्रू ये जो STCW कोर्स करोगे इसके थ्रू भी आपको टैक्स देना पड़ता है। पहले ये कंपलसरी था केवल डेक और इंजन वालों के लिए STCW कोर्स। उसके बाद ये उन्होंने किचन और सर्विस के लिए भी कर दिया। अब इसके बाद ये दोनों चीज़ें आप समझ गए हो। जैसे एक ऑनलाइन एक बच्चे ने पूछा था क्या नेपाल के सिटीजन भी क्रूज़ लाइन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका आंसर ये है कि अगर नेपाल में मैनिंग एजेंसी है तो वहाँ से वो अप्लाई कर सकता है, नहीं तो उसको इंडिया आना पड़ेगा। इंडिया से वो बॉम्बे से अप्लाई कर सकता है और चेन्नई से या गोवा से, जहाँ पे भी इसके इंस्टीट्यूट है। अब जैसे कार्निवल क्रूज़ लाइन का जो मेन ऑफिस है, जो मैन पावर देखता है, वो फिलीपींस में शिफ्ट हो गया। यहाँ पर केवल प्रोसेसिंग होती है बॉम्बे से डॉक्यूमेंट्स की। अब आपको क्या है कि आपका टिकट आ चुका है, सारे सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट आपके पास आ चुके हैं। आपके पास आएगा फ़्लाइट टिकट। फ़्लाइट टिकट जो आएगा, आप ये मत सोचना कि आपके 2 दोस्त और काम कर रहे हैं साथ में तो उनके साथ आपको फ़्लाइट टिकट मिलेगा, नहीं। आपको अकेले भी मिल सकता है और साथ में भी मिल सकता है किसी और के साथ। तो फर्स्ट टाइम अगर आप देश छोड़ के जा रहे हैं तो पहली बात आपको नर्वस नहीं होना है, ठीक है। और अपने फ़ोन को अपडेट रखना है कि जो भी एयरपोर्ट मिलेगा वाईफाई से आप कनेक्ट कर सको और कंपनी के साथ आप कनेक्शन में रह सको। अभी जैसे ही आपने दिल्ली एयरपोर्ट या बॉम्बे एयरपोर्ट, जो भी आपका फर्स्ट एयरपोर्ट वो मिला है, वो आपने जैसे ही क्रॉस कर दिया, उस समय कई बार क्या होता है कि बच्चा होपलेस हो जाता है, मैं किस दुनिया में आ गया, ये सारे अलग अलग लोग मेरे आसपास हैं। तो उसमें आपको होपलेस नहीं होना है, बी काम, है ना, बी पेशेंट। अब आप पहुंच गए, आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट दी जाती है। डायरेक्ट फ़्लाइट महंगी होती है। कनेक्टिंग फ़्लाइट में आप पहुंचोगे फ्रैंकफर्ट, जर्मनी, पेरिस, हिथ्रो, कहीं पे भी आपको कनेक्टिंग, या दुबई से। आप जब उस एयरपोर्ट में आप पहुंचोगे तो आपको घबराना नहीं है ना। अगर आप घबराओगे तो आप अपने लिए दिक्कत पैदा करोगे, आपकी फ़्लाइट मिस हो सकती है फिर, क्योंकि आपको टर्मिनल नहीं मिलेगा। तो जैसे आप एयरपोर्ट के अंदर घुसे, आपने उनको अपना बोर्डिंग पास दिखाना है। जैसे दिल्ली से आपकी फ़्लाइट है, आपने बोर्डिंग पास दिखाना है, ये मेरा बोर्डिंग पास है, मेरी इतने बजे की फ़्लाइट है। जैसे आप बोर्डिंग पास दिखाओगे वो मशीन पर पंच करेगा, सारी डिटेल आ जाएगी, वो आपको सिक्योरिटी लाइन में भेज देगा। सिक्योरिटी लाइन में कोशिश करना है कि बेल्ट और जूते पहले ही उतार दो, हैवी जैकेट है पहले ही उतार दो, लिक्विड आइटम बैग में है पहले ही उतार दो, उनको एक साइड रख दो। वो आपको ट्रे देंगे जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम अलग रखने, लेदर की बेल्ट की आइटम अलग रखनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स अलग रखने हैं। उसके बाद वो आपको बुलाएगा, सिक्योरिटी चेक होगा, बॉडी स्कैन होगी पूरी, और आपको अंदर छोड़ दिया जाएगा। जैसे आप अंदर गए, आपको वहाँ पर टर्मिनल लिखे होंगे, टर्मिनल A1, टर्मिनल B, टर्मिनल A to B, या जैसे टर्मिनल C1 to C10। अगर आपके बोर्डिंग पास में C7 लिखा है तो आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे C1 और C10 के बीच में जाना है। वहाँ पर C1 से लेकर C10 तक लिखे होंगे, वहाँ पर आपका फ़्लाइट का वो आ जाएगा लिखा हुआ कि इतने बजे एयर इंडिया की ये फ़्लाइट है।
उसके बाद आपने वो फ़्लाइट कैच करी, उसके बाद आप पहुंच गए पेरिस, वहाँ से आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है। आपको एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाना है, आपको एयरपोर्ट के अंदर ही रहना है। जब आप एयरपोर्ट के अंदर होगे, उतरोगे, आपको अपनी कनेक्टिंग फ़्लाइट ढूंढनी है। सपोज़ आपकी फ़्लाइट एयर इंडिया की है तो दूसरी भी मोस्ट प्रॉब्ली एयर इंडिया की ही होगी। तो आपको देखना है, वहाँ पे एलईडी स्क्रीन लगी रहेंगी बड़ी बड़ी, फ़्लाइट नंबर C124 या आपकी फ़्लाइट का नंबर हो सपोज़ है, तो आपकी स्क्रीन में आ जाएगा इतने बजे ये डिपार्चर होगी। डिपार्चर मतलब उड़ना होता है, अराइवल मतलब आने वाली फ़्लाइट, बोर्डिंग मतलब जब आप फ्लाइट में चढ़ रहे हो, बोर्डिंग का मतलब ये होता है। समझ गए? उसके बाद आपने कनेक्टिंग फ़्लाइट पकड़ी और आप पहुंच गए यूएस के अंदर। अगर यूरोपियन कंपनी है तो यूरोप के अंदर पहुंचोगे, अगर यूएस की कंपनी है तो यूएस के अंदर पहुंचोगे। यूएस के अंदर आप पहुंच गए, वहाँ पे अमेरिकन के लिए अलग लाइन लगती है और फॉरनर के लिए अलग लाइन लगेगी, जैसे हम उनके लिए फॉरनर है। तो वहाँ पर लिखा रहेगा अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर और अदर नेशनलिटी पासपोर्ट होल्डर। अदर नेशनलिटी पासपोर्ट होल्डर है, आप एक क्यू में लगोगे और इमिग्रेशन ऑफिसर आपको बुलाएगा। वो अमेरिकन होगा, वो आपसे कुछ भी सवाल पूछ सकता है, घर में कौन कौन लोग हैं, क्यों आए हो, किस लिए आए हो, ठीक है। उसके बाद वो आपके रेटिना के वो लेगा मशीन में, बायोमेट्रिक होगा। उसके बाद आपकी पूरी ये समझ लो कि डीएनए चला गया उसके पास आपका। उसके बाद वो आपको एक रूम में जाके बैठा देंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे चेक होंगे। तो टाइम डिपेंड करता है कि वो कितनी देर में इंक्वायरी करते हैं। वो आपके कंपनी में फ़ोन करेंगे, ये फलाना नाम का अमन सिंह है, ये आया यहाँ पे यूएस में एंटर करा है, क्या है आपने इसको हायर किया है? तो कंपनी फ़ोन उठा के बोलेगी हाँ जी हमारा स्टाफ है, हायर किया है। उसके बाद वो आपको रिलीज़ कर देंगे कि जाओ। आप एयरपोर्ट से बाहर निकले, आप थोड़ा घबराओगे, अदर दूसरी दुनिया ही समझ लो। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने होटल में फ़ोन करना है। एक पेपर दिया रहेगा आपको, होटल का नाम दिया रहेगा, नंबर दिया रहेगा। आपने होटल में किसी से भी हेल्प ले लेना, किसी भी फॉरनर से। अमेरिकन बहुत हेल्पफुल होते हैं। आई जस्ट वांट टू मेक अ कॉल, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी। तो अपना फ़ोन दे देंगे और आपने कॉल मिलाया होटल में, आपको बोलना है कि आप कन्वेंस भेज दो, ठीक है, मैं एयरपोर्ट पे इस जगह पे खड़ा हूँ बाहर पे। तो विद इन 5 to 10 मिनट्स आपकी गाड़ी आ जाएगी, आपको वो लेगी, पिक करेगी, होटल के अंदर छोड़ देगी। होटल के अपने कुछ रूल हैं, आपको वाउचर मिलेंगे। 5 स्टार प्रॉपर्टी में रहते हो, आप स्टे करते हो, वाउचर देगी कंपनी, उसी से आपको खाना खाना है। अगर आपने कुछ और खाया तो पर्सनल भी बिल आपको खुद पे करना पड़ेगा। होटल में एक लिस्ट बनती है, वहाँ पे बहुत सारे क्रू मेंबर रुके हुए होंगे। तो होटल के रिसेप्शन में एक लिस्ट लगी रहती है, उसमें सबके जॉब असाइनमेंट आते हैं कि कौन किस शिप में जा रहा है। तो सुबह जैसे आपका शिप आ गया फैंटेसी, उसका पोर्ट, अगर आपको फ़्लाइट टिकट भी मिल सकता है वहाँ से भी, और गाड़ी भी लेने आ सकती है पोर्ट तक। पोर्ट बोलते हैं बंदरगाह जहाँ पे शिप खड़ा होगा। तो वहाँ पर आपने सुबह रात को अपनी लिस्ट चेक करी, लिस्ट में आपका आ गया कि मियामी में मेरे इस पोर्ट में है और आप मियामी में स्टे कर रहे हो। तो सुबह 9 बजे के करीब आपको गाड़ी लेने आ जाएगी, है ना। और अगर आपको किसी दूसरे शहर में दिया है तो आपको फ़्लाइट टिकट दे दिया जाएगा, सुबह टैक्सी से आपको छोड़ दिया जाएगा एयरपोर्ट तक। उसके बाद आपने जो कुछ करना है वो खुद करना है। अब बात आती है कि आप बड़े टायर्ड, मोस्टली कंपनी होटल में रुकवाना पसंद इसलिए नहीं करती क्योंकि उनको पे करना पड़ता है। तो विद इन 1 डेज़ के अंदर ही आपका असाइनमेंट आ जाता है। ओके, अब आपका असाइनमेंट आ गया, आपने शिप के अंदर चले गए। शिप के अंदर उसी दिन ड्यूटी ज्वाइन हो जाती है। आप ये मत सोचना कि वो मर्सी दिखाएंगे, चलो भाई आ गया, दूर से थक के आया, रेस्ट कर लो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 11 साढ़े 11 तक शिप के अंदर एंटर कर जाओगे, 2 बजे तक आपके सारे डॉक्यूमेंट पूरे हो जाएंगे। अगर आप किचन या सर्विस में हो, 2 बजे तक आपके पूरे डॉक्यूमेंट पूरे हो जाएंगे। लिनन, अपना रूम देखने में, सारे रूम एक जैसे होते हैं, अपना रूम ढूंढने में आपको टाइम लग जाएगा। 2-3 घंटे के अंदर आपको सारी एक्टिविटी निपटानी होती है। उसके अंदर आपका ओरिएंटेशन भी होगा, पूरे जहाज़ में आपको घुमाया जाएगा, ये जगह ये है, ये जगह ये मस्टर स्टेशन है, इस जगह को ये बोलते हैं, ये मैस है, ये मार्जिन एरिया है, स्टोर कीपिंग है। 5 बजे आपको यूनिफॉर्म, लिनन सब कुछ निपटा दिया जाएगा। 5 बजे आपको ड्यूटी पे जाना है। ड्यूटी पे जाओगे, वहाँ पे फन मशीन रहती है जिसमें आप पंच इन करोगे, ठीक है। कोई भी सुपरवाइज़र, अगर आप फ्रेशर हो तो कोई भी आपको सिखा देगा कैसे क्लॉक इन क्लॉक आउट करते हैं। उसके बाद आपको अंदर ऑफिस में जाओगे, शेफ़ आपको SMS देगा। SMS एक लिखा रिटर्न में रहता है कि ये ट्रेनिंग आपकी होनी है, जैसे जैसे होगी आप उसमें साइन करते चलोगे। फिर एक शेफ़ को आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। शेफ़ आपको सुबह ब्रेकफास्ट की ड्यूटी लगा देगा या कुछ भी कर देगा, ठीक है। अब इसमें प्रेशर क्या रहता है, वर्कलोड बहुत हैवी है,
ऐसा नहीं है कि आपका काम कोई दूसरा कर देगा, कोई आपको हेल्प नहीं करेगा। इवन आपका सूसेफ भी आपको हेल्प नहीं करेगा। आपको एक डायरी दे दी जाएगी, आपको खुद बोला जाएगा कि एक डायरी रखो, उसमें जिस बंदे को आप रिलीव कर रहे हो, जो छुट्टी जा रहा है, वो आपको काम बताएगा कि ये आपका काम है, पूरी लिस्ट पकड़ा देगा। तो लिस्ट में इतना ज़्यादा काम होगा कि आप 10, 11, 12 घंटे में भी नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको ट्रेन होने में शुरू में 14 घंटे भी काम करना पड़ सकता है। जैसे आप वंस यू सेटल डाउन, सो यू गेट यूज टू ऑफ इट, कि मैं कैसे अब इसको ईजिली मैनेज कर सकता हूँ। 1 महीना लगता है सेटल डाउन होने में, उसके बाद सब ईजी हो जाता है, कोई टफ जॉब नहीं रह जाती। और अब तो बहुत कंफर्ट जोन में आ गए हैं, है ना, क्योंकि इंडियन मैनेजमेंट ऊपर से निकाल दिया गया है और यूरोपियन मैनेजमेंट आ गया। यूरोपियन मैनेजमेंट थोड़ा कूल होता है, तो अब बहुत अच्छा हो गया क्रूज़ लाइन में। हमारे टाइम पर तो बहुत हैरेसमेंट था, आपने ज़रा सा कुछ बोला नहीं सीनियर को या अपने शेफ़ को, वो आपको सीधा घर। अगर इसके अलावा भी आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ लो, मैं अभी भी आपकी क्वेरीज दूर कर सकता हूँ।